तो जो आपका पहला टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस। पहले तो आप रिवर्सिबल रिएक्शंस को समझना ज़रूरी है। रिएक्शंस जो कि दोनों डायरेक्शंस को प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, वो क्या कहलाते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कंडेंसेशन और एवेपोरेशन, यानी वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना और वेपर्स का दोबारा वाटर में कन्वर्ट होना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। हालांकि ये फिज़िकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शंस यानी उसमें रिवर्सिबल टाइप को हम स्टडी कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अब आपने ये देखना है कि पहले इसकी डेफिनेशंस है। रिएक्शंस आप इसको कह सकते हैं जैसा कि वेपर्स किस में कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड में, और लिक्विड वापस वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी बोथ डायरेक्शंस को प्रोसीड कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। इसी तरह से इसकी एग्जांपल आप केमिकल रिएक्शंस की भी दे सकते हैं, जो कि सिमिलर कंडीशंस के अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को चल रहे होते हैं। मसलन SO2 प्लस O2 गिव्स अस SO3। आप इसको बैलेंस करेंगे, अंडर द कैटलिस्ट V2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इस कंडीशंस के अंदर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर और उसकी सिमिलर कंडीशंस को देखते हुए प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस को भी आप मेंटेन करते हैं। इसमें क्या प्रेशर और क्या टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है? यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर को देखते हुए आप ये जो है रिवर्सिबल अंडर सेम कंडीशन, यानी ये रिवर्स हो रहे हो फॉरवर्ड को और बैकवर्ड डायरेक्शन को। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशंस क्या है? 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर और इसके लिए टेम्परेचर आप देंगे 450। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये रिएक्शंस जो है डबल एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, फॉरवर्ड को भी और रिवर्स को भी, क्योंकि ये रिएक्शन दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। ठीक है, या रिवर्स। इसी वजह से इनको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा इनिशियल, अगर आप देखते हैं इनिशियल स्टेजेस पे, अब कुछ टाइम के बाद ये रिएक्शंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम गेन कर लेते हैं। कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? बैलेंस। जितना सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनेगा कंबाइन होने से सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के, उतना ही सल्फ़र ट्राइऑक्साइड वापस स्प्लिट बैक होगा इनटू ऑक्सीजन एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो इस तरह ये रिएक्शन जो है एक इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है, यानी जितनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्वली क्या होते रहते हैं? एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं और एक स्टेज के ऊपर दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। उनकी कंसर्न मकदार में कोई चेंज नहीं आ रही होती। जितना ये प्रोडक्ट बन रही है उतनी ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट बैक हो रही है। तो इस
इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। स्टेज कब गेन होगी? आप अगर ग्राफिकली उसको समझना चाहें तो इक्विलिब्रियम स्टेज कुछ इस तरह से आप अचीव होगी। मसला अगर आप ग्राफ बनाते हैं दो चीज़ों के अगेंस्ट, एक तरफ आप लेते हैं टाइम और दूसरी तरफ आप लेते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मोस्टली जो है वो हम किस में ले रहे होते हैं? मोल पर dm क्यूब में। अब इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज़्यादा हैं जब रिएक्शन शुरू होने जा रहा है, यानी स्टार्ट में सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो यहाँ पे होंगी। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है और आप अगर इसको, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन O2, और अभी सल्फ़र ट्राइऑक्साइड फॉर्म भी नहीं हुई, उसकी कंसंट्रेशन क्या है? बैक टू योर टॉपिक। सल्फ़र डाइऑक्साइड इनिशियल कंसंट्रेशन सल्फ़र डाइऑक्साइड की ज़्यादा होगी। क्यों? अभी रिएक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, आप कोई दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन सल्फ़र डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की ज़्यादा होंगी। ठीक है, अभी प्रोडक्ट स्टार्ट होने जा रही है, अभी प्रोडक्ट बनी नहीं है, तो उसकी कंसंट्रेशन अगर हम इसको नंबर्स दें, मसलन इसको हम कहें 1, इसको 2, 3, ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशंस जो हैं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की मिनिमम होंगी, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की, क्योंकि अभी प्रोडक्ट नहीं बनी, अभी रिएक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, राइट। तो रिएक्शन अगर स्टार्ट होने जा रहा है तो उसकी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को हम रेड से शो कर देते हैं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है वो रेड है और ये अभी बनेगी, लेकिन उनकी कंसंट्रेशंस जो हैं वो अभी ज़्यादा हैं, यानी 4, 5, 6। ठीक हो गया। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, जैसे जैसे टाइम पास ऑन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे जैसे टाइम पास ऑन होगा उससे क्या होगा कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड इनकी कंसंट्रेशन, क्यों? जब ये कन्वर्ट होके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन होगी तो इनकी कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे? सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। तो इनकी कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, इनकी कंसंट्रेशन ड्रॉप होंगी और जो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है इसकी कंसंट्रेशन राइज होंगी। अब क्या होगा? ये वो स्टेज है जो इक्विलिब्रियम है। इस स्टेज के ऊपर ये कंटिन्यू, यहाँ से ऑनवर्ड आप देखें कि दोनों लीनियर चल रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन अगर 4 थी तो 4 ही चल रही है, अगर इसकी कंसंट्रेशन 2.5 थी तो 2.5 ही चल रही है, इसकी 3 थी तो 3 ही चल रही है। 3 मोल पर dm क्यूब, नियरली 4 मोल पर dm क्यूब और 2.5 मोल पर dm क्यूब सेम चल रही हैं। ये कौन सी स्टेज है? इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेज क्या है? इसको हम अगर ब्रैकेट से शो करें तो ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेज वो है जिसके ऊपर क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट द सेम रेट, यानी दोनों का रेट जो है सेम हो जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है? ये वाला। रिवर्स रिएक्शन कौन सा है? ये वाला।
यानी कन्वर्जन ऑफ SO2 एंड O2 इंटू SO3, ये क्या है? फॉरवर्ड। बैकवर्ड क्या है? रिवर्स कन्वर्जन ऑफ SO3 इंटू O2 एंड SO2, ये रिवर्स बैक कन्वर्ट हो। तो इस लिहाज से यानी हम ये कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्शंस जो हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बिकम्स इक्वल। Or you can say rate of forward and reverse becomes equal. Rate of forward and reverse becomes equal. यानी रेट जो फॉरवर्ड पे रिएक्शन जितनी देर प्रोसीड कर रहा होता है उतनी ही स्पीड से वापस कन्वर्ट हो रहा होता है। तो दोनों रेट जो है इक्वल हो जाते हैं। आप इसको यानी इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर ये RF इज इक्वल टू RR। RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। अब इसके बाद कोई चेंज नहीं आएगी, ना कंसंट्रेशंस में रिएक्टेंट्स की और ना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की। जितनी दोनों हैं वो सिमिलर एट द सेम पेस विल गोज ऑन एंड ऑन, राइट। तो इस तरह यानी आप उसको क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इक्विलिब्रियम गेन कर लिए। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन में ये आपको ये बताता है बेसिकली इसमें एक्टिव मास की जो टर्म है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होगी। लॉ ऑफ मास एक्शन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एक्टिव मास क्या है। एक्टिव मास बेसिकली यानी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की। एक्टिव मास उसको हम कह रहे हैं यानी उसकी कंसंट्रेशन को हम क्या कह रहे हैं? एक्टिव मास कह रहे हैं। और कंसंट्रेशन हम किस में मेजर करते हैं? मोल पर dm3 मैं यानी मोल और वॉल्यूम की रेशियो। और जब आप इसको लिखेंगे आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशंस को आप स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं। तो ये है एक्टिव मास। अब आपको डेफिनेशन पहले तो पता होनी चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन की आपको डिफाइन कैसे करना है। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट करता है ये क्या स्टेट करता है? द रेट एट विच द सब्सटेंसेस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मास। और दूसरी बात क्या है? द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड उसके एक्टिव मास रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन दो चीज़ों को देखते हुए अगर हम ये देखते हैं कि हमने एक्टिव मास से क्या मतलब लिया था? कंसंट्रेशन या उसकी क्या है मिकदार कितनी है। तो जिस तरह सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं वो यानी उसके एक्टिव मास पे डिपेंड कर रहा होता है। अब हम अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास कंसंट्रेशन A प्लस B हमें दे रहे हैं C प्लस D। अब इसके अंदर जो है कंसंट्रेशंस यानी इनके एक्टिव मैसेज को अगर हम डिफाइन करते हैं A B C D,
अगर इस एग्जाम्पल को, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल है, अगर आप देखें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसमें वो किसके बराबर होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन ये है ना, ए और बी उसके लिए रिएक्टेंट्स हैं, तो इनके एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। The rate at which the reaction proceed is directly proportional to product. Product means multiplier of active masses of reactants. तो आप लिखेंगे rate of forward reaction डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, इन दोनों की कंसंट्रेशंस के बराबर। और सिमिलरली रेट ऑफ, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो हम इसको क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है, इसके बराबर हो। रेट ऑफ कांस्टेंट हमने लगा दिया KF इज। अब सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? C और D की कंसंट्रेशन की, किसके? कंसंट्रेशन, जब आप स्क्वायर ब्रैकेट से उनको ज़ाहिर करें और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये प्रोडक्ट के बराबर है। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर है इक्वल टू KR इंटू प्रोडक्ट ऑफ C एंड D। Right? What will happen at the equilibrium stage? Rate of forward will become equal to rate of reverse. At equilibrium, rate of forward will become equal to rate of reverse. Means RF is equal to R. RF is equal to R और RF आपके पास क्या है? KF इंटू KF इंटू AA इक्वल टू KR राइट। अब आप क्या चाहते हैं कि आप एक तरफ कांस्टेंट्स कर लें और एक तरफ जो है आपके कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट हों, तो आप क्या कर लिखेंगे? KF ओवर KR ये वैल्यू, और ये उधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड C डिवाइडेड बाय P। KF ओवर KR बेसिकली KC के इक्वल है, इज इक्वल टू KC इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन किसके बराबर है? इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के बराबर है, जो किसको जाहिर करता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। KC इज अ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, आप ये लिखेंगे, ठीक है। KC इज अ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, आप इसको डिफाइन करेंगे इक्विलिब्रियम
expression that defines, that represents ratio of product of concentration of products to product of concentration of reactants. अब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, हैज़ नो यूनिट. Kc हैज़ नो यूनिट. वाई? क्योंकि दोनों को आप किस में मेजर कर रहे हैं? रेशियो है. ऊपर भी मोल पर डीएम क्यूब, नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब. ठीक है, मोस्टली. Kc has no unit if concentrations of product and reactants are same. Right? That's an